नमस्कार दोस्तों। एस स्टूडी 1.0 में आपका स्वागत करते हैं। आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को लेके आए हैं, जो आपके यूपी बोर्ड पेपर 2023 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। ये दोस्तों पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए प्रश्नों में से एक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है या किसे कहा जाता था? तो इसका पहला ऑप्शन है तुर्की को, दूसरा ऑप्शन है इटली को, और तीसरा ऑप्शन है इंग्लैंड को, और चौथा ऑप्शन है फ्रांस को। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, तुर्की को। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसका, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है इसका मेजनी ने, दूसरा ऑप्शन है भरभर ने, और तीसरा है गैरीबाल्डी ने, और चौथा ऑप्शन है बिस्मार्क ने। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, मेजनी ने। यंग इटली की स्थापना कौन किया था? मेजनी ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका पहला ऑप्शन है 8 जनवरी, दूसरा ऑप्शन है 8 मार्च, और इसका तीसरा ऑप्शन है 8 मई, और चौथा ऑप्शन है 8 जुलाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 मार्च। सॉरी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 8 मार्च। जो महिला दिवस होता है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अप्रैल थीसिस किसने लिखी? ऑप्शन पहला है इसका ट्रस्की ने, और दूसरा है स्टालिन ने, और तीसरा है लेनिन ने, और चौथा है करेंस्की ने। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लेनिन ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? और इसका पहला ऑप्शन है 1964 में, दूसरा है 1985 ईस्वी में, और तीसरा ऑप्शन है 1990 में, और चौथा ऑप्शन है 1991 ईस्वी में। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों 1991 ईस्वी में। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 ईस्वी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंकुरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो इसमें पहला ऑप्शन है विष्णु, दूसरा ऑप्शन है शिव, और तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मा, और चौथा ऑप्शन है इंद्र। अंकुरवाट में दोस्तों विष्णु जी का मंदिर है। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? ऑप्शन पहला है इसका रविंद्रनाथ टैगोर, और दूसरा है एनी बेसेंट, और तीसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, और चौथा ऑप्शन है अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, रविंद्रनाथ टैगोर। गांधी जी को महात्मा की उपाधि कौन दिए थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1930, और दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1931, और तीसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1949, और चौथा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930 को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हीराकुंड परियोजना है, हीराकुंड परियोजना है, तो इसका सही पहला ऑप्शन है महानदी पर, और दूसरा ऑप्शन है गोदावरी नदी पर, और तीसरा ऑप्शन है कृष्णा नदी पर, और चौथा ऑप्शन है चंबल नदी पर। तो हीराकुंड है जो दोस्तों परियोजना, ये महानदी पर स्थित है।
तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? तो इसका पहला ऑप्शन है अमृतसर, और दूसरा है पटना, और तीसरा है लाहौर, और चौथा है इलाहाबाद। इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? तो इसका पहला ऑप्शन है अमेरिका को, दूसरा ऑप्शन है चीन को, और तीसरा ऑप्शन है जापान को, और चौथा ऑप्शन है अफगानिस्तान को। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अफीम का निर्यात चीन को करती थी। निर्यात मतलब दोस्तों सप्लाई होता है, मतलब यहाँ से चीन को भेजा करती थी अफीम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रूस किस देश का दार्शनिक था? रूसो किस देश का दार्शनिक था? तो इसका पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है रूस, और चौथा ऑप्शन है इंग्लैंड। तो रूसो किस देश का दार्शनिक था दोस्तों? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस का दार्शनिक था। रूसो किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? पहला ऑप्शन है इसका पेट्रोल, दूसरा ऑप्शन है कोयला, तीसरा ऑप्शन है जल, और चौथा ऑप्शन है लौह अयस्क। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा, लौह अयस्क जो है नवीकरणीय संसाधन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? इसका पहला ऑप्शन दिया है गुजरात, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है असम, और चौथा है तमिलनाडु। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जामनगर तेल शोधक कारखाना गुजरात में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो इसका पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, और चौथा है राजस्थान। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र महाराष्ट्र में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका पहला ऑप्शन है स्टॉकहोम, दूसरा ऑप्शन है मॉस्को, तीसरा है पेरिस, और चौथा है न्यूयॉर्क। चौथा क्या है दोस्तों? न्यूयॉर्क। तो इसका सही ऑप्शन होगा पहला वाला स्टॉकहोम। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है इसका ढाका, दूसरा है कोलंबो, तीसरा है बीजिंग, और चौथा है रियो डी जेनेरियो। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा रियो डी जेनेरियो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। कहने का मतलब ये है कि भारत में सबसे ज़्यादा कोयला किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है झारखंड, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, और चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़। तो भारत में सबसे ज़्यादा कोयला झारखंड में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में हरित क्रांति शुरू हुई, भारत में हरित क्रांति किस वर्ष शुरू हुई ये हमको बताना है। इसका पहला ऑप्शन है 1965 ईस्वी,
दूसरा ऑप्शन है 1966 ईस्वी, और तीसरा ऑप्शन है 1967 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन है 1968 ईस्वी। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। भारत में हरित हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है। पहला जूट, दूसरा कपास, तीसरा रेशम, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कपास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है रेशम वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। रेशम वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। इसका पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा है पटना, तीसरा है कानपुर, और चौथा है भागलपुर। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, भागलपुर। रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र क्या है? भागलपुर। अगला क्वेश्चन है उर्वरक कारखाना अवस्थित है। पहला ऑप्शन है बरौनी में, दूसरा है बांका में, और तीसरा है भगवानपुर में, और चौथा है बगहा में। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बरौनी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी? रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी? तो पहला ऑप्शन है जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने, और दूसरा ऑप्शन है मार्टिन लूथर किंग ने, और तीसरा ऑप्शन है जॉर्ज वाशिंगटन ने, और चौथा ऑप्शन है अब्राहम लिंकन ने। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रंग भेद की नीति के विरुद्ध मार्टिन लूथर किंग ने आवाज़ उठाई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन पहला है जातिवादी, ऑप्शन दूसरा है सांप्रदायिक, और ऑप्शन तीसरा है धर्मनिरपेक्ष, और ऑप्शन चौथा है आदर्शवादी। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? तो इसका पहला ऑप्शन है 1960 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1972, तीसरा ऑप्शन है 1982 ईस्वी, और चौथा ऑप्शन है 1990। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, 1990 ईस्वी। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का आयोग अधिनियम कब बना था? 1990 ईस्वी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। कहने का मतलब यह है भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसमें का पहला ऑप्शन दिया है 1946 ईस्वी, दूसरा है 1947 ईस्वी, तीसरा है 1948 ईस्वी, और चौथा है 1949 ईस्वी। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों 1946 ईस्वी। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 ईस्वी। इस क्वेश्चन को दोस्तों इंपॉर्टेंट कर लेना, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो इसका पहला ऑप्शन है 2 जून 2014, दूसरा ऑप्शन है 2 जून 2015, और तीसरा ऑप्शन है 2 जून 2016, और चौथा ऑप्शन है 2 जून 2017। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 जून 2014। तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? इसका पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है झारखंड, तीसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, और चौथा ऑप्शन है राजस्थान।
तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड राज्य से शुरू हुई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन दे रखा है राजनीतिक दल को, और दूसरा ऑप्शन है सामाजिक दल को, और तीसरा ऑप्शन है धार्मिक दल को, और चौथा ऑप्शन है नागरिक संगठन को। इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से एक राष्ट्रीय दल है। पहला ऑप्शन दिया है जनता दल, दूसरा ऑप्शन है डीएमके, और तीसरा ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी, और चौथा ऑप्शन है लोक जनशक्ति पार्टी। तो इसमें हमको बताना है राष्ट्रीय दल, तो राष्ट्रीय दल हो जाएगी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 32 का सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? पहला ऑप्शन है जातिवाद, दूसरा ऑप्शन है आतंकवाद, तीसरा ऑप्शन है परिवारवाद, और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो भारत में लोकतंत्र की चुनौती जातिवाद है दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। किसने कहा लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? पहला ऑप्शन है इसका अरस्तू, दूसरा ऑप्शन है रूसो, तीसरा ऑप्शन है अब्राहम लिंकन, चौथा ऑप्शन है ग्रीन। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अब्राहम लिंकन। 34 का सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? इसका पहला ऑप्शन है अशिक्षा, दूसरा ऑप्शन है पंचायती राज, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक असमानता, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो योजना आयोग के अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो इसका 36 का सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका पहला ऑप्शन दिया है 1950 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1951 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1952, चौथा है 1953। तो भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1952 ईस्वी में हुई। तो 37 का सी नंबर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार में किस जिले की प्रति आय सबसे कम है? बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? पहला ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, दूसरा ऑप्शन है दरभंगा, तीसरा ऑप्शन है गया, और चौथा ऑप्शन है शिवहर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शिवहर। 38 का डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? तो इसका पहला ऑप्शन है ट्रेस स्कॉट, और दूसरा ऑप्शन है मार्शल, और तीसरा ऑप्शन है क्राउथर, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्राउथर। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय
मुद्रा को ही है, यह कथन क्राउथर का था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? पहला ऑप्शन दिया है दिनार, दूसरा ऑप्शन दिया है रुपया, तीसरा ऑप्शन है यूरो और चौथा ऑप्शन है टाका। तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम हो जाएगा दोस्तों टाका। ऑप्शन नंबर डी, 40 का डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? पहला ऑप्शन है 1900 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1902, तीसरा ऑप्शन है 1904 ईस्वी, चौथा ऑप्शन है 1905 ईस्वी। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1904 ईस्वी। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 1904 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन है 19, तीसरा ऑप्शन है 21, चौथा है 25। तो भारत में कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है 25। तो 42 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? पहला ऑप्शन है इसका रोटी, कपड़ा और मकान, और दूसरा ऑप्शन है रोटी, फल और सब्जी, तीसरा ऑप्शन है कपड़ा, रोटी और सब्जी, और चौथा ऑप्शन है तेल। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44। इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य सेवा, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा सेवा, तीसरा ऑप्शन है सैन्य सेवा, और चौथा ऑप्शन है वायुयान सेवा। तो 44 का सी सही हो जाएगा दोस्तों, सैन्य सेवा। ये पूर्णतः सरकारी सेवा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत ने सूचना का अधिनियम कब पारित किया? भारत ने सूचना अधिकार का अधिनियम कब पारित किया? तो इसका पहला ऑप्शन है 2005, दूसरा ऑप्शन है 2006, तीसरा ऑप्शन है 2007 और चौथा ऑप्शन है 2008। तो भारत ने सूचना अधिकार का अधिनियम 2005 में पारित किया था। 45 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46। सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? पहला ऑप्शन है स्पेनिश, दूसरा ऑप्शन है इंग्लिश, और तीसरा ऑप्शन है चाइनीज, और चौथा ऑप्शन है जापानी। तो 46 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जापानी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? ये आज के अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो इसका पहला ऑप्शन दिया है बम विस्फोट, और दूसरा ऑप्शन है भूकंप, तीसरा ऑप्शन है युद्ध, और चौथा ऑप्शन है रासायनिक दुर्घटनाएं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक आपदा में क्या आएगा? भूकंप। 47 का बी सही हो जाएगा। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48। 48 नंबर क्वेश्चन है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इसका पहला ऑप्शन है हेलीकॉप्टर, दूसरा ऑप्शन है दूरबीन, तीसरा ऑप्शन है इंफ्रारेड कैमरा, और चौथा ऑप्शन है टेलीस्कोप। चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों? टेलीस्कोप। तो 48 का सही ऑप्शन हो जाएगा इंफ्रारेड कैमरा। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरे का प्रयोग किया जाता है। तो आज के थे दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके यूपी बोर्ड पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।